गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुप्रिया सोनालिका पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा क्लास है स्पेशली यूजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है और इनके कोर्स का जो पेपर 1 है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दिया गया है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेट। तो उसके अंतर्गत हम लोग आज जो है जो मॉडर्न स्टेट हैं, जो आधुनिक राष्ट्र राज्य हैं, उनका विकास कैसे हुआ है, इस विकास में की कड़ियाँ क्या हैं, किस तरह से यह विकसित हुआ, प्रारंभ में इसकी क्या इसका स्वरूप था और धीरे धीरे कैसे यह विकास करके आज जो है वर्तमान में आधुनिक राष्ट्र के रूप में हम इसको जानते हैं। तो इसका राइज एंड ग्रोथ जो हुआ है उसको हम लोग आज देखेंगे आज के क्लास में, कि जो आधुनिक राज्य है उसका जो है कैसे उदय होता है। तो आधुनिक युग में जो राष्ट्र है जिसको नेशन कहते हैं और जो राज्य है जिसको स्टेट कहते हैं प्रायः मिलकर एकाकार हो गए हैं, मतलब मिल गए हैं। और राज्य की जो सीमाएं हैं, सीमाओं को राष्ट्रीय सीमाएं या नेशनल बाउंड्रीज कहा जाता है और राज्य के हित को राष्ट्रहित, नेशनल इंटरेस्ट कहा जाता है और विभिन्न राज्यों के परस्पर संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है। और राज्य जो है में वहाँ के सभी निवासी आ जाते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग, वंश, भाषा या संस्कृति से संबंध क्यों न रखते हों। बस शर्त ये है कि वे अपने सामान्य इतिहास, सामान्य हित और सामान्य जीवन के महत्व के प्रति सजग हों और एक केंद्रीय सत्ता के प्रति निष्ठा रखते हों। और वस्तुतः जो आधुनिक राष्ट्र राज्य का जो कंसेप्ट है उसका विकास जो है मानव सभ्यता के साथ बहुत लंबे समय के इतिहास का परिणाम है और साधारणतः इसका विकास जो है वो कई कड़ियों, जैसा कि मैंने कहा कि लंबे इतिहास का परिणाम है। जो आज का मॉडर्न स्टेट का जो कंसेप्ट है, जो आधुनिक राज्य का कंसेप्ट है, जिसमें इसकी सीमाएं जो है जिसको हम राज्य और स्टेट और नेशन के नाम से जानते हैं और इसकी राष्ट्रीय सीमाएं जो है आज जो है इसकी नेशनल बाउंड्रीज़ या नेशनल इंटरेस्ट के नाम से हम लोग जान रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत तो इसका जो डेवलपमेंट हुआ, इस राज्य का जो विकास हुआ है वो अचानक से नहीं हुआ है। इसके विकास के पीछे एक पूरा लंबा इतिहास है, किस तरह से इसका विकास हुआ और इसी विकास को आज के क्लास में हम लोग जो है वो जानेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आधुनिक स्टेट्स जो हैं उसका जो है निर्माण हुआ। और ये जो आधुनिक स्टेट के निर्माण की जो पहली कड़ी थी उसमें वो जो उसका स्वरूप था वह था कबीला राज्य, ट्राइबल स्टेट जिसको बोलते हैं। और इस राज्य की विशेषता क्या थी, इस समय क्या चीज़ें थी स्टेट में, तो यह राज्य का जो है वो सबसे पुराना रूप है जिसमें छोटे छोटे कबीले अपने अपने सरदार के शासन में रहते थे और कबीलों के सरदार को परामर्श देने के लिए एक सभा होती थी और ये कबीले स्वजन समूह जिसको किंगशिप जो वो बोलते हैं, ग्रुप के पर आधारित हैं। अर्थात इनके संबंध जो होते थे या इनके जो सदस्य जो होते थे वो रक्त संबंध से जुड़े हुए लोग होते थे। और कुछ कबीले ऐसे थे जो खानाबदोश थे और जिन्हें राज्य मानना जो है सही नहीं होगा, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे सदस्य थे जो रक्त संबंध से जुड़े हुए थे और ये कबीले जाति, धर्म और आर्थिक हित के बंधनों से बंधे हुए थे और शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए ये लोग जो हैं मिलजुल कर एक साथ रहते थे और मिलजुल कर लड़ते थे। और जो ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी कबीलों का जो संगठन
इस श्रेणी में आता है। तो ये इसका राज्य मॉडर्न स्टेट के उदय की जो पहली कड़ी थी वो ये कबीला जो राज्य है, ट्राइबल स्टेट, वहाँ से शुरू होती है। इसके बाद जो इसका दूसरा स्वरूप जो आता है वो है प्राच्य साम्राज्य, ओरिएंटल एम्पायर। तो इसमें क्या है, तो इसमें यह वह है जब नील, गंगा, पीली नदी इत्यादि के उर्वर घाटियों में प्रारंभिक सभ्यता का विकास होता है। मतलब नदी के किनारे जो शहर बसते हैं, नदी के किनारे जिस सभ्यता का विकास होता है और उस शहर बन जाते हैं। और जिन शहरों पर जिन जिन स्वजन समूहों के लोग आकर मिल जाते हैं और मिलजुल कर रहते हैं, तो उन्हें जो है वो प्राच्य साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। और जिन्होंने युद्ध कला में निपुणता प्राप्त करके जो अन्य क्षेत्र थे उस पर विजय प्राप्त की, और प्राचीन मिस्र, बेबीलोन, सीरिया, भारत, चीन के साम्राज्य जो हैं इसी श्रेणी में आते हैं। जो ये प्राच्य जो साम्राज्य हैं उसी श्रेणी में आते हैं। इसके बाद जो उदय की जो अगली कड़ी थी आधुनिक राज्य के उदय में, जो और इसके बाद साम्राज्य के बाद जो स्टेट आते हैं उनका स्वरूप आता है, वो होता है यूनानी नगर राज्यों का। जो ग्रीक सिटी वगैरह में जो ग्रीक सिटी स्टेट जो कहलाते थे, यूनान के नगर राज्य जो थे, इनकी क्या खासियत थी, तो जब इर्जियन और भूमध्य सागर की ओर सभ्यता का विकास हुआ, तब यूरोप प्राद्वीप में भी राज्य का उदय हुआ और इस तरह यूनानी नगर राज्य जो है वो अस्तित्व में आए। और क्योंकि वहाँ पर्वत, जंगल, समुद्र, भूमि को अनेक ऐसी जो है घाटियाँ और द्वीप में जो बांटती है, जो भौगोलिक उसका जो है कि वो छोटे छोटे द्वीप्स में बटा हुआ है, भाग्य है, और जिसकी रक्षा करना जो था वो सरल था, परंतु समुद्री मार्ग से आपस में जुड़े होने के कारण और यहाँ छोटे छोटे नगर राज्य बस गए जिसे वहाँ शक्तिशाली निरंकुश शासक अस्तित्व में नहीं आ पाए, बल्कि यहाँ के नागरिक मिलजुल कर शासन चलाते थे। वैसे इन नगर राज्यों में नागरिकों के अधिकार जो थे वो गिने चुने लोगों के पास जो थे मौजूद थे, और इनकी 75% से अधिक जनसंख्या जो थी स्त्रियों और दासों या अन्य देशीय को की थी, और जिन्हें कोई भी नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। और ये चीज़ें इस तरह के राज्यों की चर्चा जो है प्लेटो ने अपनी जो उनकी पुस्तक है रिपब्लिक के अंतर्गत की है, या वैसे राज्यों के बारे में वो बताते हैं। इन्हीं नगर राज्यों में उनका जन्म होता है। तो इन सब राज्यों में किस तरह की शासन व्यवस्थाएं थी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि छोटे छोटे जंगल, झाड़ी, द्वीप्स, नदी और समुद्र से लिंक थे और छोटे छोटे द्वीप्स में बने हुए थे। तो इसमें शासन का जो संचालन था वो बहुत ही आसान था, और यहाँ पे कोई निरंकुश या शक्तिशाली शासक नहीं थी, और छोटे छोटे नगर राज्य थे। तो इस तरह से जो तीसरा जो विकास होता है आधुनिक राज्य के विकास के क्रम में, जो तीसरी जो कड़ी थी वो यूनानी नगर राज्यों की थी। यूनानी नगर राज्य के बाद जो आता है वो है कि रोमन साम्राज्य, जो रोमन एम्पायर है वो उसका डेवलप हुआ। वो कैसे हुआ, जब आंतरिक कलह और बाह्य आक्रमण के कारण जो यूनानी नगर राज्य थे, जब आंतरिक कलह और बाह्य आक्रमण के कारण यूनानी नगर राज्य नष्ट हो गए, तब यूरोप में सारी सभ्यता का केंद्र बन गया और रोमन साम्राज्य विकसित हुआ। और रोम यूरोप के बीच चूंकि बसा हुआ था, और जो नौका चालन जो था वो उसका केंद्र था, और रोम के लोगों में जो है वो निकटवर्ती पर्वतों के लोगों पर विजय पाने की प्राप्त करके उन्हें अपने साथ मिला लिया। जितने भी छोटे छोटे आसपास के जितने भी नगर राज्य थे
उनको विजय उन पर जीत कर उनको वो मिला लिया और भिन्न भिन्न जातियाँ, धर्म और प्रथाओं को मानने वाले लोग पर शासन करने के लिए विस्तृत कानून प्रणाली जो है वो विकसित की गई। क्योंकि बहुत इसने अपना साम्राज्य बढ़ाया, रोमन साम्राज्य ने छोटे छोटे जितने भी क्षेत्र थे उनको अपने राज्य में मिलाकर, तो करने के लिए विधि का जो निर्माण है, विधि जो है उसको विकसित की गई और सम्राट की जो शक्ति पर धर्म की जो छाप थी लगा दी गई और उसकी जो अदम्य शक्ति थी के नीचे जो है व्यक्तियों की स्वतंत्रताएं जो थी, जो इतना शासक मजबूत था कि उसके शक्तियों के नीचे जो जनता थी वो जो है वह दबकर एक तरह से रह गई। इस तरह से लोकतंत्र और स्थानीय जो शासन की संस्थाएं थी वो लुप्त हो गईं और अंततः एक शक्तिशाली साम्राज्य अपने ही भार में संभल न पाने के कारण कुछ दिनों के बाद वो जो है रोमन साम्राज्य वो भी जो है वो छिन्न भिन्न हो गया। क्योंकि इसमें निरंकुश शासन की स्थापना हुई, धर्म को भी जो धर्म की जो छाप है वो भी शासन पे लगी और व्यक्तियों की स्वतंत्रताएं जो है वो दबने लगी और इस तरह से अपने ही शक्ति के कारण एक तरह से यह साम्राज्य जो है वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और इस तरह के साम्राज्य का जो है वो विघटन हो गया। और इसके बाद जो नया जो राज्य के स्वरूप में जो नया परिवर्तन आया वो था सामंती राज्य का, फ्यूडल स्टेट जो इसको बोलते हैं, ऐसे राज्यों का उदय हुआ। और इस राज्य में क्या विशेषता थी? जो फ्यूडल स्टेट थे तो रोमन साम्राज्य के पतन के बाद केंद्रीय सत्ता जो थी वो लुप्त हो गई और 5वीं शताब्दी ईस्वी में मध्यकाल जो है वो आरंभ होता हुआ और इसमें सारी जो शक्ति थी वो बड़े बड़े जमींदारों, जागीरदारों और सामंत सरदारों के शक्ति के हाथों में चली जाती है। और इस तरह से क्या होता है कि छोटे छोटे जितने भी राज्यों में राजा की जो स्थिति थी वो सर्वोच्च मानी जाती थी, परंतु मुख्य जो शक्ति जो थी वो किसके पास थी? सामंतों के हाथ में थी। सामंतों के सरदारों के हाथ में सारी शक्तियां थी। राजा शक्तिमान था लेकिन वह अपने सामंतों के माध्यम से जो है वो एक तरह से जो है वो सामंत जो थे वो उसके जो एक्सिक्यूटिव जो थे एक्सिक्यूशन का काम करते थे और जो सारी शक्तियां एक तरह से कहें तो एक्चुअल शक्तियां जो हैं सामंतों को जो है वो प्राप्त की गई, मतलब दी गई थी। और इसमें जो था कि जो जितने भी छोटे छोटे राज्यों में जो राजा की स्थिति थी सर्वोच्च थी, लेकिन मुख्य रूप से सामंत जो सरदार थे उनके हाथों में चली गई और जन साधारण जो कि कृषि दास के रूप में खेतों में घोर परिश्रम करते थे और उनका जीवन जो है वो जमींदारों के अधीन था। और सामंत सरदारों के अलावा धार्मिक तंत्र के उच्चाधिकारी जो थे, जो धर्म के जो उच्चाधिकारी थे, विशेषकर जो पोप थे, पोप के हाथों में भी विस्तृत सत्ता जो है वो या शक्तियां जो है वो चली गई थी। और 14वीं शताब्दी तक आते आते पोप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा और जब राजतंत्र की शक्ति को पुनर्जीवित किया गया तो उन्हीं दिनों वाणिज्य, व्यापार और उद्योग को विकसित करने के कारण भी जमींदारों की जो है शक्तियां थी उसको चुनौतियां दी जाने लगी। तो इस तरह से जो ये जो सामंतवादी व्यवस्था थी तो उसमें व्यापार, उद्योग धंधे आदि के उपयोग से जो है वो एक नए समाज का जो निर्माण होता है और उसके बाद जो है वो आता है वो आधुनिक, जिसको कहते हैं आधुनिक राष्ट्र राज्य। तो इस तरह से हमने देखा है कि किस तरह से मध्ययुगीन जो युग था उसमें पोप की शक्तियों में वृद्धि होती है और उसके अत्याचारों और इससे जो है शोषित होकर जो है वो फिर से पुनर्जागरण, राज्य तंत्रात्मक शासन व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाता है। और
और इसके बाद जो है वो नए आधुनिक राज्यों का जो मॉडर्न नेशन स्टेट हैं उनका जो है वो जन्म होता है या वो जो है अस्तित्व में आते हैं। और 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय होता है, और जब जमींदारों और धर्मावलंबियों या धर्म अधिकारियों की शक्ति जो है वो छीन हो चुकी होती है, और नए आर्थिक संबंधों के अलावा लोग राष्ट्रीयता, भाषा और संस्कृति की एकता तथा देश की प्राकृतिक सीमाओं इत्यादि के विचार से अस्थायी समूहों के रूप में जुड़ गए थे। और इस तरह सबसे पहले जो है वो फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड और एवं रूस में, और फिर जर्मनी तथा इटली में जो राष्ट्र राज्यों का विकास होता है हुआ। और प्रारंभिक जो राष्ट्र राज्यों में थी वो राजतंत्र का बोलबाला था। जो भी ये पहले प्रारंभिक जो राज्य बने उसमें जो था वो मोनार्की स्टेट्स थे, मतलब राजतंत्र था। और उसके बाद जो है इसमें सारी जो सत्ता थी किसी राजा या सम्राट के हाथों में रहती थी, परंतु जो 18वीं शताब्दी में यूरोप में संवैधानिक शासन या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का उदय हुआ, तो इंग्लैंड में यह परिवर्तन जो है वो गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी कहते हैं, जो के अंतर्गत एक शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। और फिर उसके बाद फ्रांस में यह फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 अंतर्गत इसको हिंसा का सहारा लेना पड़ा, जहाँ यह ब्रिटेन में बिना हिंसा के हुआ यह क्रांति रक्तहीन क्रांति हुई। उसी तरह से ये रेवोल्यूशन फ्रांस में जो हुआ उसमें उस क्रांति के अंतर्गत हिंसा का भी सहारा लेना पड़ा। और इधर यूरोप के प्रमुख राष्ट्रों में अपनी अपनी राष्ट्रीय सुदृढ़ता स्थापित करने के बाद अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से 18वीं और 19वीं शताब्दी में के दौरान उपनिवेशवाद जो थे, कॉलोनिज्म जो होता है, तो उसका सहारा लिया गया। और इस दौर में ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, पुर्तगाल, स्पेन आदि जो देश थे उसने एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के क्षेत्रों पर अपने उपनिवेशवाद का जाल फैलाकर उनका दोहन और शोषण शुरू कर दिया। वैसे लैटिन अमेरिका के देशों वाद और औपचारिक स्वतंत्रता 19वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में मिल गई थी, परंतु 20वीं शताब्दी के मध्य तक वे संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र जो था इन पर बने रहे थे, और इसलिए अपना विकास ये जो है वो नहीं कर पाए थे। इधर एशियाई और अफ्रीकी देशों में द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 45 तक हुआ के बाद, अर्थात 20वीं शताब्दी के मध्य से उपनिवेशवाद जो था उसका पतन शुरू हो गया, और विश्व के क्षितिज पर नए नए राज्य जो राष्ट्र राज्य थे उदित होने लगे, और उनके साथ साथ लैटिन अमेरिका के देशों में भी अपने विकास की आकांक्षा जागी। और इस तरह से भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, बर्मा जिसको बोलते हैं पहले कहलाता था, मिस्र, नाइजीरिया, लीबिया, सीरिया, जिम्बाब्वे, नामीबिया, क्यूबा, ब्राज़ील, चिली, अर्जेंटीना इत्यादि जो देश थे, ऐसे जो नवोदित जो देश जो आते हैं, जिन्हें अपने राजनीतिक आर्थिक विकास की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा, और इसमें से भारत में जो है वो लोकतंत्र स्थापित हुआ और वो अभी तक बना हुआ है निरंतर, जबकि अधिकांश देशों में समय समय पर सैनिक शासन और अन्य कुछ तंत्र स्थापित होते रहे हैं। और इन राज्यों की मुख्य राजनीतिक समस्या यह है कि भिन्न भिन्न जातियों, जनजाति, धर्म, भाषाओं, संस्कृति, क्षेत्र इत्यादि से जुड़े हुए लोग की जो अपनी निष्ठा है, अपने अपने जो संकुचित क्षेत्रों से हटकर एक केंद्रीय सत्ता पर केंद्रित करनी है, जो ना केवल उन सबको
इस व्यवस्था को एक सूत्र में पिरो सके, बल्कि उनकी भावनाओं को, उनकी मांगों को, उनकी आकांक्षाओं को भी जो है यथासंभव संतुष्ट कर सके। तो साथ ही एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी है जो राज्य की सेवाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो आधुनिक राष्ट्र राज्यों का जो विकास होता है वह कितने दौर से गुजरता है, और हर समय कुछ ना कुछ जो है उसमें उसके स्वरूप में परिवर्तन आता है। और सबसे पहले यह जो है इसका प्रारंभ जो है वो कबीलाई राज्य से होता है, और कबीलाई राज्य से होता हुआ वह प्राच्य जो साम्राज्य है वहाँ उसका स्वरूप बदलता है, और प्राच्य स्वरूप के बाद वह यूनानी नगर राज्यों में इसका विकास होता है। किस तरह से नगर राज्य में छोटे छोटे राज्यों के रूप में, स्वतंत्र राज्यों के रूप में एक विकास होता है, और फिर यह रोमन साम्राज्य जो एक स्ट्रॉन्ग राज्य के रूप में उभरता है, और जितने भी उसमें छोटे छोटे आसपास के जितने भी नगर राज्य थे उन सबको जीतकर वह एक बहुत ही समृद्धशाली राज्य बनता है, निरंकुश एक शासन स्थापित की जाती है। और इस तरह से जो है जो इसमें एक राजा ही जो है वो सर्वे सर्वा हो जाता है और बहुत शक्तिशाली हो जाता है, और जो भी लोकतंत्र टाइप का जो कंसेप्ट है या जो संस्थाएं थी उससे रिलेटेड, वो सभी ये सारी इसमें लुप्त होती हुई जो है वो दिखाई देती है। और इस तरह से इसकी शक्तियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि यह अपनी शक्तियों के में ही दबकर जो है ये रोमन साम्राज्य जो है वो नष्ट हो जाता है, और फिर एक नया जो है वो राज्य का स्वरूप आता है, वो कहलाता है सामंती राज्य या फ्यूडल स्टेट। और इसमें क्या होता है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद जो है वो केंद्रीय सत्ता जो थी, जो सेंटर में एकदम बसी हुई थी रोम के, वो समाप्त हो जाती है, और 15वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में जो है वो इसका आरंभ होता है। और इसमें बड़े बड़े जमींदार जो होते हैं वो जागीरदार और सामंत के हाथों में सारी शक्तियाँ चली जाती हैं। वैसे तो जो राजा होता था वही सर्वशक्तिशाली था, लेकिन उसका वास्तविक प्रयोग जो है वो इन जमींदारों के माध्यम से वो करता है। और इस तरह से जो जितने भी जनसाधारण लोग थे, जो दास थे, जो छोटे छोटे गरीब किसान थे, कृषक वर्ग थे, ये सब इन जमींदारों के अंदर आते हैं, और ये जमींदार जो हैं उनका भरपूर शोषण करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। और इस तरह इस काल में जो पोप की जो शक्तियाँ थीं वो भी काफ़ी बढ़ जाती हैं, राज्य पर उसका जो अधिकार होता है वो भी बढ़ता जाता है, और वह अपने शक्तियों का दुरुपयोग करता है। और इस तरह से इस व्यवस्था से भी निजात पाने के लिए और इनको फिर से जो है वो राजतंत्र को अच्छे तरह से पुनर्जीवित किया जाता है। और उन्हीं के दिनों में जो वाणिज्य हैं, जो व्यापार हैं और जो उद्योग धंधे हैं उसका विकास होता है, और इंडस्ट्रीज़ वगैरह का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। और इस तरह से जो जमींदार थे उनकी शक्तियों को चुनौती मिलती है, और एक नए राज्य के रूप में, एक नए स्वरूप में राष्ट्र राज्यों का जो है वो आधुनिक स्टेट, मॉडर्न स्टेट का उदय होता है। और इसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो हाथ होता है, जो गौरवपूर्ण क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति जो होती है, और यूरोप में जो भी है संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाती है, उसका स्थापित होता है। और इस तरह से जो राष्ट्र राज्य हैं वो एक समृद्ध करते हैं। और 19वीं और 18वीं और 19वीं शताब्दी में फिर से क्या होता है, ये जो राष्ट्र हैं वो उपनिवेशवाद की तरफ जाते हैं, और जितने भी जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश हैं उनको अपना उपनिवेश बनाते हैं, उन पर शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं। और इस तरह से ये सिलसिला जारी रहता है सेकेंड वर्ल्ड वार के समाप्ति तक। और उसके बाद धीरे धीरे सेकेंड वर्ल्ड वार के समाप्ति के बाद ये सब जो राष्ट्र हैं, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राष्ट्र, वो भी धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करते हैं और स्वतंत्र होते हैं। और इस तरह से जो है राज्य का जो है वो विकास होता है, जिसमें हमारा देश भारत भी है।
इसको भी स्वतंत्रता मिलती है, यह भी ब्रिटेन का उपनिवेश रहता है। और इस तरह से इन सभी राज्यों में जो है वो अपने विकास जो है विकास के वो पथ पर अभी अग्रसर हैं और विकास कर रहे हैं। और वहाँ के लोगों को जो सारी सुविधाएं मिले, इसके लिए वो जो भी सुविधाएं हैं कैसे उनको दी जाए, किस तरह से विकास किया जाए, किस तरह से गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, आर्थिक, सामाजिक या हर तरह की जो समस्याएं हैं वो जूझ सके। और इन सब देशों की सबसे बड़ी जो समस्या रही है, यहाँ पे विभिन्न जाति समुदायों के लोगों का होना है, विभिन्न धार्मिक धर्म के अवलंबियों का होना है, संस्कृतियों में विविधता है, धर्म में विविधता है, विभिन्न समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। तो थोड़ा सा इसको उनको सबको ध्यान में रख कर विकास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये सभी जो है देश जो हैं अभी विकास के पथ पे हैं और विकसित हो रहे हैं। और इस तरह जो है आज हमारा जो जिस राज्य में हम हैं और ये हम यूँ कहें कि जो मॉडर्न स्टेट का जो कंसेप्ट है वह धीरे धीरे जो है वो होते होते वह इतिहास का एक क्रमिक क्रमिक विकास का परिणाम रहा है। और आज जो है हम जिसका स्वरूप जो आज हमको देखने और समझने को मिलता है। तो ये था जो ओरिजिन है और डेवलपमेंट, जो विकास कैसे हुआ उसके बारे में हमने चर्चा की। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं। उसके बाद बहुत जल्द हम अगले नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलेंगे। अगर आपको क्लास समझ में आई तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जितनी भी वीडियोज़ हों सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। आप उसका लाभ एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में कर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद फिर आपके एग्ज़ाम्स होंगे, तो आपके पास सफिशिएंट स्टडी मटेरियल होना चाहिए। और यही एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप जो है वो जो भी आपका ज्ञान है उसमें वृद्धि कर सकते हैं, इससे हेल्प ले सकते हैं और इस तरह से आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस विकट परिस्थिति में भी आप अपने पढ़ाई से जुड़े रह सकते हैं और जुड़कर जो भी आपके अनकम्प्लीट जो सिलेबस है उसको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर वो कंप्लीट है तो अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं और इस तरह से अपने पढ़ाई को अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।